कहने को तो मैं बाजार से घर आ गई थी, पर लग रहा है मेरी खाली देह ही वापस लौटी है। मन तो जैसे वहीं बाजार से मेरी बचपन की सखी सुकन्या के साथ चला गया था। शायद उसका संबल बनने के लिए आज पूरे 3 वर्ष बाद मिली सुकन्या। होठों पर वही सदाबहार मुस्कुरान लिए, यही तो उसकी विशेषता है। अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी, इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सामने वाले को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को किसी तरह का कोई गम है। अरे भाई, आज जादू की सब्जी बना रही हो? विवेक मेरे पति के टोकते ही मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। अब मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कलछी चला रही हूँ। वे शायद पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। क्या बात है बिनी, परेशान हो? इन्होंने पूछा। आओ बैठकर बातें करते हैं। पर खाना मेरे यहाँ कहते ही ये बोले, तुम्हें भी पता है मन में इतनी हलचल से लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाओगी और मैं शक्कर वाली सब्जी खा नहीं पाऊंगा। मैं अपलक विवेक का चेहरा देखती रही, जो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझती हैं। आज एक बार फिर प्रकृति को कोटि कोटि धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझने वाला पति दिया है। फिर से खो गई। विवेक ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आने दो सासू माँ को, उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपनी यह बेटी कुंभ के मेले से तो नहीं लाई थी। बार बार खो जाती है। फिर इन्होंने मुझे सोफे पर बैठते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुकन्या याद है क्या? वह शरारती लड़की जिसने ना हमारे विवाह में मेरे दोस्त को सबसे ज्यादा छकाया था। क्या हुआ उसे? इन्होंने पूछा। आज बाजार में मिली थी। पता है, कॉलेज में हम 3 सखियों की आपस में बहुत घनिष्ठता थी। मैं, पारुल और सुकन्या। हम तीनों के विचार, व्यवहार तथा पारिवारिक परिस्थितियों एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पारुल के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की नदी बहती थी। पापा भी सरकारी महकमे में थे। हम पर दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर कोई कमी भी नहीं थी। इसके विपरीत पितृविहीन सुकन्या के घर का खर्च मुश्किल से तब पूरा होता था जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इन सब के बावजूद मैंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक सिकन नहीं देखी थी। शायद हमारी आर्थिक स्थिति जैसे ही हमारा स्वभाव था। नाजों में पली पारुल जरा सी तकलीफ में घबरा जाती थी, तो दूसरी तरफ सुकन्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना ऊफ किए झेल जाती थी। और बची मैं, जिसके लिए सुकन्या कहती थी, अच्छा है कि तू मेरी आज पारुल के बीच में रहती है, वरना यह पारुल तो मुझे भी अपनी तरह कमजोर बना देगी। कांच की गुड़िया। पारुल भी कहाँ चुप रहती। पलट कर जवाब मिलता है, हाँ रहने दे मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक। मुझे नहीं बनना तेरी तरह पत्थर, सीने में दिल ही नहीं है। और बदले ही सुकन्या यह शेर सुनकर लाजवाब कर देती है, आईने को तो बस टूट जाना है। आईना बनाने से बेहतर है पत्थर बनो। तरसे जाओगे तो महान कहलाओगे। पर वक्त की मार देखो, मेरी दोनों सहेलियां टूटकर बिखर गई। जो पत्थर थी वह भी, और जो कांच थी वह भी मेरी आंखें में रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया था। मैं बहुत देर तक विवेक की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ इसके बाद? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काफी देर की खामोशी के बाद विवेक बोले, तो मैंने सब कह दिया। हमारा कॉलेज में पहला वर्ष ही था कि पारुल की सगाई हो गई। शहर के ही व्यापारी के बेटे विजय से।
वे दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करते थे। वह अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। पारुल की बातें खत्म नहीं होती और सुकन्या अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहती, ओफो, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास तो पड़कना भी नहीं चाहिए। यह सुन पारुल रूठ जाती और मुझे बीच बचाव करना पड़ता था। मुझे आज भी याद है जब पारुल के विवाह से ठीक 1 महीने पहले विजय ने शादी से मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पारुल, जिसने कभी छोटा सा दुख भी नहीं झेला था, ने उसी रात एक चिट्ठी में यह लिखकर, मैं विजय के बिना नहीं जी सकती हूँ, आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुकन्या ने मुझसे कहा था, बिनी, मैं शादी से पहले किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ जाए। और अभी 2 महीने पहले ही तो उसने मुझे फोन पर बताया था मेरी सगाई हो गई है। बिनी, खुशी उसकी आवाज से झलक रही थी। तो मैंने भी पूछा, क्या नाम है? बातें बातें की धीर नाम है उनका। और हाँ, खूब बातें करते हैं। अच्छा जी, खूब बातें करते हैं। तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीर जी से मिलना ही पड़ेगा। मैंने चुटकी ली थी। हाँ बिनी, मुझे पता ही नहीं चला कब धीर ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दिया और उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी है, तू जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, मैंने कह दिया। आज बाजार में मिली, होठों पर वही सदाबहार मुस्कान। मैंने पूछा, कहाँ जा रही है धूप में? शादी को 1 महीने से कम समय रह गया है। इतनी धूप में घूमेगी तो काली हो जाएगी। अरे, तुझे तो पता ही है, पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही हूँ। वह जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। अरे, पार्लर वार्लर छोड़ा, पिया के घर जाने की तैयारी कर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई। शायद वह 1 सेकंड का सवा भाग जितना ही समय था जब उसकी आंखों में दर्द की लहर गुजरी, जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था, क्योंकि अगले क्षण उसकी सदाबहार मुस्कुराहट वापस उसके होठ पर थी। वह मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अक्षरे, आज नहीं, कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं, आज ही। मैंने जिद की, हमेशा ही ऐसा होता है। उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छिपानी होती थी, मुझसे नजर मिलाने से करारती थी। कहती थी, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, पर अक्सरे तो फिर से सब समझ जाती है और तब मुझसे बिनी ने कहकर एक्सरे बुलाती। आज भी ऐसा हुआ था। कल धीर के घर वाले आए थे। उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही है। मुझे अपनी ही आवाज गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है, हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़कर यह पार्लर खोला है। अब वह आज शादी विवाह के मौकों पर पार्लर बंद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? विवेक, समय की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। पारुल कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसका टूटना सबने देखा और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुकन्या, वह ना तो टूट सकी और ना ही बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूटकर बिखरती तो उन टूटी हुई कारचोक से उसके अपने ही लहूलुहान हो जाते, घायल हो जाती उसकी माँ बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का अधिकार भी नहीं था। उसने ऊपर से सारे घर की जिम्मेदारी जो थी। विवेक ने मेरे मुख से दुख भरी कथा को सुन मुझसे अपनी सहेलियों के दर्द में शामिल होने को कहा। हालांकि
अपने दिल की बात सुनकर मैं हल्की हो गई।